हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी इग्नोर की बुक है। बीपीएससी 134 चैप्टर नंबर 10 शक्ति के उभरते केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है। हर देश शक्ति हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ संबंधों को बनाने में लगे हुए थे। सभी देश एक दूसरे के साथ एक ही मकसद के साथ लगे हुए हैं। शक्ति की राजनीतिक और शक्ति के लिए संघर्ष एक अपरिहार्य घटना है। द्विध्रुवीय व्यवस्था सबसे स्थिर विश्व व्यवस्था है, क्योंकि शक्ति दो प्रमुख नेतृत्वों के मध्य उनके अनुचरों के बीच विभाजित है। राज्यों के हित बदलते हैं। राज्यों को लाभ का अधिक अनुकूल वितरण प्राप्त करने के लिए व्यवस्था को बदलना पड़ता है। एक प्रभुत्व शक्ति हमेशा अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए काम करती है और अपने प्रतिद्वंदियों की शक्तियों को इस डर से कमज़ोर करती है कि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह क्षेत्र पर अपना वर्चस्व खो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं शक्ति के प्रकार। शक्ति हमारे दो प्रकार की है, कठोर और नरम। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये प्रकार अन्य राज्यों की नीतियों और कार्यों को प्रभावित करने के लिए राज्यों की प्रकृति और क्षमता को इंगित करते हैं। अब हम मूल रूप से दो प्रकार की शक्ति क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कठोर शक्ति की। कठोर शक्ति वैसे होती क्या है? कठोर शक्ति सैन्य और आर्थिक साधनों के उपयोग या उपयोग के खतरे के साथ अन्य राज्यों के व्यवहार और कार्य को प्रभावित करने की क्षमता है। कठोर शक्ति के उपयोग के परिणाम अक्सर तत्काल होते हैं। तत्काल मतलब तुरंत होते हैं, या बहुत कम समय में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। एक राज्य की कठोर शक्ति के रूप में उभरने के लिए सैन्य विकास के साथ आर्थिक विकास की आवश्यकता है। आर्थिक विकास मतलब अगर आपको सैन्य का विकास करना है तो आपके पास पैसे होने बहुत ज़रूरी है, तो इसका मतलब आपको आर्थिक विकास पहले होना ज़रूरी है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, सैन्य तकनीकी और नवीकरणीय क्षेत्रों में भारी निवेश और स्थिर जीडीपी विकास दर की आवश्यकता होती है। जापान और जर्मनी जैसे कुछ देशों को आर्थिक शक्तियाँ कहा जा सकता है, लेकिन ये कठोर शक्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य राज्यों को प्रभावित करने के लिए सैन्य क्षमता और पहुँच की बहुत कमी है। अब हम बात कर रहे हैं नरम शक्ति की। सॉफ्ट पावर का क्या अर्थ है? हार्ड शक्ति के विपरीत जबरदस्ती तरीकों पर निर्भर है। सॉफ्ट पावर सांस्कृतिक, फिल्में, मूल्यों, नैतिक, सामाजिक, भाषाई, ऐतिहासिक और मानवीय संबंधों के उपयोग के साथ
अन्य राज्यों के को प्रभावित कर सकती है। एक देश की संस्कृति जैसे सॉफ्ट टूल्स के माध्यम से अन्य देश की नीतियों को प्रभावित करके अपने हितों को प्राप्त किया जा सकता है। एक नरम शक्ति का उदाहरण भारत है, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और प्रवासियों के माध्यम से अन्य राज्यों की नीतियों, धारणाओं, दृष्टिकोणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। फुटबॉल तथा अमेजन वन आदि ब्राज़ील की शक्तियाँ हैं। ये ब्राज़ील की नरम शक्तियाँ हैं। कनाडा एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक है, एक भरोसेमंद, मध्यस्थ और एक उपयोगी मध्य मार्ग इसकी सॉफ्ट पावर संपदा है। अमेरिका के पास सॉफ्ट पावर है। प्राकृतिक और मानव विज्ञान आदि के क्षेत्र में हॉलीवुड, फैशन, प्रीमियम शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय, ज्ञान उत्पादन और इसके अनुसंधान और विकास वहाँ पर उपलब्ध हैं। वैश्विक, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय शक्ति। अब हम बात करने जा रहे हैं वैश्विक शक्ति क्या होती है। एक वैश्विक शक्ति वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव डालती है और इसे अन्य लोगों द्वारा वैश्विक शक्ति कहा जाता है। एक महान शक्ति के पास हार्ड और सॉफ्ट दोनों शक्तियाँ हैं, जो अन्य राज्यों को उसके घरेलू और साथ ही विदेश नीति निर्णयों को प्रभावित करती है। एक महान शक्ति की विशेषताओं में निरंतर अभियान के लिए संसाधन उपलब्धता, आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमता शामिल है। महान शक्ति होने के लिए 5 आवश्यकताओं की पहचान की जा राज्य की जनसंख्या और क्षेत्र संसाधनों की उपलब्धता और संसाधन जुटाना, आर्थिक उत्पादन, शक्ति, राजनीतिक स्थिरता और सैन्य शक्ति और पहुंच। सैन्य शक्ति की अनुपस्थिति एक राज्य को केवल एक आर्थिक शक्ति बना सकती है। आर्थिक शक्ति के अनुपस्थिति और सैन्य शक्ति की उपस्थिति एक राज्य को केवल एक सैन्य शक्ति बना सकती है, न कि एक महान शक्ति। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय शक्ति। एक क्षेत्रीय शक्ति में एक महान शक्ति के सभी लक्षण होंगे, लेकिन एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होगा। राज्यों की आर्थिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करने की अंतर क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आगे रहता है। आर्थिक संकेत जैसे कि क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यय, क्षेत्रीय व्यापार आदि। एक क्षेत्रीय शक्ति इस मायने में भी एक सांस्कृतिक आधिपत्य की भूमिका निभा सकती है कि उसकी अपनी सांस्कृतिक आधिपत्य की भूमिका निभा सकती है कि उसकी अपनी शक्ति सांस्कृतिक
मीडिया, सामाजिक संबंध, दृष्टिकोण, संगीत और फिल्में इस क्षेत्र के अन्य राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। अक्सर भारत और ब्राज़ील को प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के उदाहरण के रूप में वार्षिक करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उप क्षेत्रीय शक्ति। एक उप क्षेत्रीय शक्ति अपने पड़ोसी देशों पर और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रीय स्तर पर अपने प्रभाव का उपयोग कर सकती है। अपने नेबर्स को अपनी विदेश नीति के फिल्मों में मार्गदर्शन कर सकता है, व्यापार और निवेश पर हावी है, बहुत बिग सैन्य ताकत रखता है और अपेक्षाकृत बेहतर राजनीतिक वातावरण रखता है। उप क्षेत्रों के उदाहरण मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र आदि हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता। पहले हम बात करेंगे एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या होती है। एक ध्रुवीय व्यवस्था को पूरे विश्व में उच्चतम आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव वाले एकल राज्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। ये शक्ति के संतुलन के सिद्धांत के खिलाफ जाता है, क्योंकि व्यवस्था को संतुलित करने के लिए कोई अन्य शक्ति नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का मार्गदर्शन करने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दिशा प्रदान करने में वैश्विक आधिपत्य पूर्ण वर्चस्व कायम करता है। इस व्यवस्था को अराजक स्थिति के रूप में चिन्हित किया गया है और स्थिति ने एक ध्रुवीय व्यवस्था को बाधित किया है, क्योंकि राज्य एक ध्रुवीय राज्य के वर्चस्व और अधिदेश को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं द्विध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था दो राज्यों के बीच शक्ति के वितरण या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गुटों को इंगित करती है। ये दो राज्य या गुट वैश्विक मामलों, मुद्दों और संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। शीत युद्ध युग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो यूएसएसआर और सोवियत संघ के प्रभुत्व में थी, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अधिकांश राज्य या तो सहयोगी या दोनों शक्तियों में से किसी के साथ अपने सामरिक समर्थन को व्यक्त करते हैं। दूसरे, यह एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को दर्शाता है जिसमें दो शक्तियां एक दूसरे के साथ अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य तकनीक प्रगति से लेकर अन्य राज्यों तक सहयोग प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित करने से लेकर
संघर्षों और परस्पर विरोधी स्थितियों को नियंत्रित करके एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। तीसरा, यह शून्य योग गेम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें यदि कोई जीतता है तो अन्य शक्ति हार जाती है। एक का लाभ तो दूसरे की हानि। बहुध्रुवीय व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुध्रुवीय व्यवस्था कई शक्तियों के अस्तित्व को शक्ति के ध्रुवों के रूप में दर्शाती है। शक्ति एक साथ में केंद्रित नहीं है, अपितु कई खिलाड़ियों के बीच वितरित है। एक ध्रुवीय व्यवस्था का उद्भव कई कारकों पर निर्भर करता है। पहले, आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, राजनीतिक प्रभाव। कई देशों में सैन्य पहुंच कई शक्ति केंद्र बना सकते हैं। दूसरा, एक ध्रुवीय व्यवस्था के कमजोर होने से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और एक रिक्त स्थान छोड़ने की शक्ति का संतुलन खराब हो जाता है। तीसरा, राज्य द्वारा सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के लिए रिक्त स्थान नेतृत्व को पूर्ण करने का प्रयास। शीत युद्ध के बाद की अवधि बहुध्रुवीय व्यवस्था के उद्भव को चिन्हित करती है। अमेरिका सैन्य और तकनीकी दृष्टि से बेहतर और बेजोर है, लेकिन अन्य शक्ति ध्रुव मजबूत अर्थव्यवस्थाओं, राजनीतिक स्थिरता, तकनीकी और सैन्य क्षमता के साथ उभरे हैं और अपनी खुद की काफ़ी सॉफ्ट पावर अपील के साथ। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तर शीत युद्ध की अवधि और शक्ति के नए केंद्रों का उभरना। आर्थिक विकास, सैन्य क्षमता, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक ताकत जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स देशों को आमतौर पर उभरती हुई शक्तियों या उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। अन्य जैसे मैक्सिको, इंडोनेशिया आदि भी समान रूप से देखा जाता है, पीछे नहीं है। एक एकल आर्थिक समुदाय के रूप में यूरोपीय संघ शक्ति का एक उभरता केंद्र है। यह G20 का सदस्य है और विभिन्न अन्य बहुपक्षीय मंचों पर प्रतिनिधित्व पाता है। अन्य जैसे कि जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके अपने स्वयं के क्षेत्र में महान शक्तियों के रूप में बने हुए हैं। अमेरिका को एकमात्र महाशक्ति या वैश्विक आधिपत्य के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं चीन की। चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका GDP लगभग 14,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से है, जो दुनिया की GDP का लगभग 16% है। चीन ने मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी दर्शन के साथ केंद्र द्वारा नियोजित और बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया। 1980 के दशक के बाद से डेंग सियाओपिंग जैसे विभिन्न नेताओं के शासन के दौरान आर्थिक सुधार पेश किए गए थे, जिन्होंने तेजी से चीन की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इसके तुरंत बाद
ये विनिर्माण और बुनियादी ढांचे क्षेत्रों के लिए एक निवेश केंद्र बन गया। इसकी अर्थव्यवस्था अत्यधिक निर्यात प्रतिस्पर्धी है और जीडीपी में निर्यात का हिस्सा काफ़ी अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अपनी सैन्य रक्षा पर दूसरी सबसे बिग राशि खर्च करता है और एशियाई क्षेत्र में एक अन्य सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है। दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर दावे अफ्रीका में जिबूती और तथा पाकिस्तान में ग्वादर में इसका सैन्य अड्डा, हिंद महासागर में नौसेना की उपस्थिति में वृद्धि सैन्य आउटरीच के लिए इसके प्रयास के उदाहरण हैं। पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश के चटगांव में कंटेनर शिपिंग सुविधा, मालदीव में बंदरगाह का निर्माण किया। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC ऐसे ही एक उदाहरण है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नई कई चिंताओं को भी आमंत्रित किया। चीन के इरादों के बारे में संदेह और चीन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को काउंटरिंग पावर के रूप में उभरने के रणनीतिक प्रयास के रूप में भी देखा जाता है। अब हम रूस की बात करेंगे। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को भारी राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रूस प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है और लगभग 75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के साथ दुनिया के सभी प्राकृतिक संसाधनों का लगभग 30% की मेजबानी करता है। रूस के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना और सबसे अधिक परमाणु हथियार भी हैं। दुनिया का चौथा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। रूस लगभग 5.5% सशस्त्र बलों पर खर्च करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस दूसरे सबसे अधिक हथियार निर्यातक है। रूस दुनिया की 11वीं सबसे अधिक अर्थव्यवस्था है और सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे अधिक तेल निर्यातक है। रूस के पास लगभग 175 बिलियन टन कोयले का भंडार है और दुनिया में कोयले की 5वीं सबसे अधिक मात्रा का उत्पादन करता है। यूरोप सहित कई नेबर क्षेत्र रूस से अधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस का आयात करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे अधिक युवा आबादी की मेज़बानी करता है, जिसे मानव पूंजी भी कहा जाता है। भारत को अपने विदेशी कामकाजी आबादी से सबसे अधिक धन प्राप्त होता है। भारत एक परमाणु हथियार शक्ति है। यह दुनिया में सशस्त्र बलों को चौथी सबसे अधिक ताकत है।
भारत दुनिया में हथियारों का अधिक सबसे अधिक आयातक है। विदेश रूप से ऊर्जा सुरक्षा में आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए नौ यात्रा की एक शांतिपूर्ण और नियम आधारित विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा में आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए नौ यात्रा की एक शांतिपूर्ण और नियम आधारित स्वतंत्रता आवश्यक है। 2027 में भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता का हिस्सा बने। भारत ने नेबर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ मजबूत आर्थिक, व्यापार और सुरक्षा संबंधों को बनाने के लिए एक्ट ईस्ट नीति भी लागू की। ये सभी पहल और ताकतें भारत को एशिया में एक उभरती हुई शक्ति बनाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की। 2009 में पहली बार उस समय की 4 सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की शिखर बैठक रूस के यूकेतेरिनबर्ग में हुई। 2011 में BRIC ग्रुपिंग में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, जिससे वह ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका बना। इस उद्देश्य के लिए नए विकास बैंक या ब्रिक्स बैंक का गठन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण और विकासशील देशों में सतत विकास के उद्देश्य से किया गया है और आकस्मिक ज़रूरत की स्थिति के दौरान देशों की सहायता के लिए आकस्मिक भंडार व्यवस्था का निर्माण किया गया। ब्रिक्स के बीच मतभेद और विवाद भी हैं। उदाहरण के लिए भारत चीन सीमा विवाद क्षेत्र में कई मुद्दों पर भारत और चीन एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन। रूस को पश्चिमी हितों के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा जाता है। संयुक्त ब्रिक्स के बाकी हिस्सों की तुलना में चीन एक अधिक अर्थव्यवस्था है। अन्य 4 ब्रिक्स भी चीन के साथ व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर हैं और चीन से निवेश की तलाश कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूरोपीय संघ की। यूरोप के 28 राज्यों का एक संघ है। यूरोपीय संसद परिषद न्यायालय एक विकसित कानून प्रणाली, लोकतांत्रिक कामकाज और एक अलग बजट है और मुद्रा के साथ एक प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है। यूरोपीय संघ के व्यापार में वैश्विक हिस्सेदारी का लगभग 15% है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 सबसे अधिक खिलाड़ियों में से एक है। यूरोपीय संघ के पास अपने समर्पित सशस्त्र बल नहीं है और ये सदस्य देशों द्वारा योगदान किए गए बलों पर निर्भर करता है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकल चुका है, फिर भी यह दुनिया के कई विकसित देश और विकासशील देशों के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है। शीत युद्ध के बाद के समय द्वारा
शीत युद्ध के बाद के समय द्वारा प्रदान किए गए नए अवसरों ने शक्ति के लिए नए केंद्रों के उदय को जन्म दिया। इस प्रकार चीन, रूस, भारत और ब्रिक्स और यूरोपीय संघ जैसे समूह शीत युद्ध के बाद की दुनिया की शक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। ये चैप्टर हमारे यहाँ पूरा होता है।